दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब से एक कार्यक्रम जो है करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वो होती है देश की बात। आज भी हम उनके साथ बातचीत करने जा रहे हैं और देश में जो प्रमुख मुद्दे आज हमारे बात करने के लायक हैं, जिस पे लगता है कि हमको बात करनी चाहिए, उन ऐसे कुछ 2 मुद्दे हैं, 2 या 3 मुद्दे होंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं बातचीत शुरू करूँ उससे पहले मैं अभय जी को अपने साथ जोड़ लेता हूँ और बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका 4PM पर। तो सर शुरुआत मुझे जो बात करने का मन हो रहा है, वो वहाँ से हो रहा है कि ये जो हमने कल दृश्य देखा महाराष्ट्र में, राहुल नार्वेकर साहब, स्पीकर साहब, महाराष्ट्र विधानसभा के, और उन्होंने फिर जो 1200 पेजेस 1200 पेजेस का कुछ बता रहे थे, कुछ बहुत मतलब वो सब पढ़ के सुनाया और उसमें अंततः ये निकला कि शिंदे साहब जो हैं वही सही हैं, वही असली शिवसेना है और उनको कहीं कोई आंच नहीं आएगी। आप कितना भी संविधान और कानून ये सब का ढोल पीटते रहिएगा, और होगा तो वही जो कि स्क्रिप्टेड है, जो तय हो चुका है। तो संविधान और फिर वे लोगों ने बेचारों ने जब दुहाई दी कल, कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और ये पवार साहब ने कह दिया कि ये तो राजनीतिक फैसला है, इसमें कोई बाकी सब बातों का छेद उड़ा दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, जब पहले इस बारे में चर्चा होती थी कि वो तारीख निकट आ रही है जबकि राहुल नर्वेकर फैसला सुनाएंगे, और पत्रकार लोग आपस में चर्चा करते थे कि शायद हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक नए संकट में पड़ जाए और जो शिंदे हैं वो मुख्यमंत्री न रह जाएं। तो मैं उसका कोई जवाब तो नहीं देता था, लेकिन मेरे मन ही मन में सोचता था कि अगर ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक विधानसभा अध्यक्ष सत्ता के खिलाफ जाकर एक फैसला दे सकता है, तो ये अपने आप में भारत में इतिहास बन जाएगा। क्योंकि राहुल नर्वेकर के बारे में जो छोटी मोटी मुझे जानकारी है, उससे मुझे कभी भी यकीन नहीं हुआ कि वो जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही, हालांकि उसमें मुख्यमंत्री शिंदे हैं, शिवसेना के हैं, तो वो बदल देंगे उसको। कभी मुझे यकीन नहीं हुआ। और जैसा कि मुझे अंदाजा था, इस फैसले से 2 बार पहले वो मुख्यमंत्री आवास गए वर्षा, और वहां पे मुख्यमंत्री से मिले भी, जिसका नोटिस भी लिया उद्धव ठाकरे ने, और उन्होंने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई। तो मेरे दिमाग में मेरी राजनीतिक समझ है, उसका कानूनी पहलू तो खैर मैं बाद में समझ में आया जब मैंने उन्हें 65 मिनट तक सुना अपना फैसला पढ़ते हुए, कि उन्होंने किस तरीके से चुनाव आयोग ने जो तर्क दिया था उसी तर्क का सहारा लेकर अपना फैसला मुख्य तौर पर दिया। चुनाव आयोग ने 2018 वाला जो संविधान था शिवसेना का, उसको खारिज कर दिया, उसको मान्यता नहीं दी। 1999 के संविधान को ही मान्यता दी। राहुल नर्वेकर ने भी वही किया। सारा कुछ उन्होंने साफ कहा, वो चुनाव आयोग ने जो किया है उसके वो बाहर नहीं जा सकते, और उसी के जरिए उन्होंने ये किया। तो चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी थी एकनाथ शिंदे के विधायकों को, और अब विधानसभा अध्यक्ष ने भी दे दी है। अब एक तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, बाकी सब कुछ कर दिया गया है। बाकी सब कुछ कर दिया गया। तो ये कृपा है चुनाव आयोग की भी और विधानसभा अध्यक्ष की भी कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को अयोग्य घोषित नहीं किया। बहरहाल, लेकिन इससे ही तो तय नहीं होता कि वास्तविक शिवसेना कौन सी है। वास्तविक शिवसेना कौन सी है ये तो जनता तय करेगी। ये लोकसभा के चुनाव में तय होगा, और उसके बाद फिर कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, फिर उसमें दोबारा तय होगा। कम से कम एक के बाद एक 2 बार ऐसा मौका आएगा जब जनता ये फैसला देगी कि वास्तविक शिवसेना कौन सी है। देखिए, जब तक शिवसेना के अंदर विभाजन नहीं हुआ था, बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी, वो सबसे बड़ी पार्टी थी। ये बात सही है कि पिछली बार जब भाजपा ने शिवसेना से ज्यादा सीटें लड़ी थी, लेकिन वो 1 या 2 सीटों का ही दोनों के बीच में अंतर था। मुख्य तौर पर अगर आप संगठन की दृष्टि से देखा जाए, विस्तार की दृष्टि से देखा जाए, शक्ति की दृष्टि से देखा जाए, आक्रामकता की दृष्टि से देखा जाए, जुझारूपन की दृष्टि से देखा जाए, तो शिवसेना ही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी थी।
भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ दिया, उसको विभाजित कर दिया। आज वो दो हिस्सों में बटी हुई है और उसका मुख्य बुनियादी तर्क जो है एकनाथ शिंदे का वो ये है कि उद्धव ठाकरे अपने पिता की विचारधारा के खिलाफ चले गए हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। वो बाला साहब ठाकरे का एक कथन का भी उल्लेख करते हैं कि जिस दिन कांग्रेस से हमारी दोस्ती होगी उस दिन शिवसेना नहीं रह जाएगी। उधर उद्धव ठाकरे कहना ये था कि बाला साहब ठाकरे हमें ये विरासत देके गए थे कि किसी शिवसैनिक को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए और इसी आधार पर उन्होंने चुनाव से पहले भाजपा के साथ बातचीत की थी और समझदारी बनी थी कि मुख्यमंत्री किसी शिवसैनिक को बनाया जाएगा, भाजपा को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलेगा बल्कि वो शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देगा। ये दो बुनियादी मोटे तर्क थे जिनकी टक्कर आप जो इस पूरे मसले पर देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें और भी ज्यादा पेचीदगियां हैं जिनका आमतौर पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। मैं उन पेचीदगियों को सामने रखना चाहता हूं। पहली पेचीदगी तो यह है कि न केवल शिवसेना तोड़ी गई बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस भी तोड़ी गई। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस जब तोड़ी गई तो अजित पवार जब आए महायुति में, यानी भाजपा के नेतृत्व वाली जो महायुति है, तो वो क्या मंत्री बनने के लिए आए थे? तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो वो मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री का पद तो कोई संवैधानिक पद होता नहीं है, वो तो एक तरह की जिम्मेदारी है जो जिसको उप मुख्यमंत्री कह दिया जाता है। मुख्य तौर पर कोई व्यक्ति संवैधानिक दृष्टि से उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो मंत्री बनने के लिए तो मंत्री आए नहीं थे। अजित पवार ने अपनी महत्वाकांक्षा को भी कभी नहीं छुपाया, वो बार बार हमेशा कहते रहे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते। बिल्कुल, वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे और मुझे लगता है कि उनको शरद पवार से अलग करते समय उनको ये हवा भी दी गई, ये समझदारी भी दी गई कि देखिए कुछ दिनों बाद तो फैसला आएगा राहुल नार्वेकर का और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे, तब आपके मुख्यमंत्री बनने का मौका होगा, उस वक्त आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस को तोड़ने में उनको मुख्यमंत्री पद का प्रलोभन दिया गया। मेरी ऐसी एक विश्लेषणात्मक मान्यता है। और इस फैसले ने, राहुल नार्वेकर के फैसले ने अजित पवार की जो मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं हैं उनको भी पलीता लगा दिया है। अब इसी बात को मीडिया में पेश इस तरीके से किया जा रहा है कि अजित पवार ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि वो भी जो संघर्ष चल रहा है कि कौन सी राष्ट्रवादी कांग्रेस सही है कि नहीं है, तो उसमें अब जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके पक्ष में फैसला दे देंगे। हो सकता है उनके पक्ष में फैसला दे दें, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इससे अजित पवार को महायुति में लाने, महाविकास आघाड़ी से महायुति में लाने के पीछे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थी, वो राजनीति दरअसल एकनाथ शिंदे के खिलाफ की जा रही थी। एकनाथ शिंदे ने राहुल नार्वेकर के साथ जो 2 मीटिंगें की अपने बंगले पे रात में, उन 2 मीटिंगों के जरिए उस राजनीति को उन्होंने नाकाम कर दिया। अब दूसरी तरफ भाजपा के अंदर जिस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का बहुत बड़ा धक्का लगा है वो है फडणवीस। आप देखिए कि फडणवीस, अजित पवार, इन दोनों की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं को पलीता लग गया है। और इसमें एक और बात हो सकती है, ये केवल मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक अंदाजा लगा रहा हूं कि चूंकि अजित पवार अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और उनके मुख्यमंत्री बनने की निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर कोई ना कोई पलटी मारे। जो गया है ये अभी वो ईडी वगैरह सब तो अभी तो वहीं रुका हुआ है ना, सिर्फ रुका हुआ है अभी। हाँ, नहीं, ईडी वगैरह भी रुका हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो नेता होता है, राजनीति कुशल नेता है, इसके पास थोड़ा बहुत जनाधार है, वो ईडी से थोड़ा बहुत सोच में तो पड़ जाता है, लेकिन ईडी से डरता नहीं है। वो राजनीति करना अपनी बंद नहीं करता। केवल राजनीति, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि अगर उसे पलटी मारने की इच्छा है तो ईडी की वजह से पलटी न मारे। पलटी मारेगा तो ईडी भी सकपका जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह देखिए अजित पवार के भाजपा के साथ और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाने के बाद में कितनी मीटिंगें हुई हैं शरद पवार और अजित पवार के बीच में, और उन मीटिंगों में क्या बातचीत हुई है किसी को कुछ नहीं पता। आज तक उन दोनों के पारिवारिक संबंधों में भी कोई खटास नहीं आई है। सुप्रिया सुले और शरद पवार दोनों लगातार एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं।
यहाँ तक अजित पवार ने ये भी बयान दिया है कि खुद शरद पवार ने ही उनसे कहा था कि आप भाजपा में चले जाइए, आप भाजपा के साथ चले जाइए। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति खासी रहस्यमय है। और मैं ये मानता हूं कि अगर फिर से कोई राजनीतिक, एक हो सकता है कि एक राजनीतिक पेच फिर नया आए महाराष्ट्र की राजनीति में इस फैसले के कारण। हो सकता है सर, आप बात क्योंकि आप जो तर्क दे रहे हैं वो भी सही है, और ये बात भी सही है कि अगर थोड़ा बहुत भी जनाधार रखने वाला नेता हो तो वो हो सकता है एक आध बार सोच में पड़ जाए, लेकिन वो ईडी से डरेगा तो फिर तो वो से राजनीति खत्म हो जाएगी। डरना नहीं चाहिए उसको, ये बात सही है आपकी। सर इससे अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आते हैं ये जो मुद्दा जिस पर अब काफी बहुत तरह सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ चल रहा है, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों शंकराचार्य वहां उपस्थित नहीं रहेंगे, पहली बात। इस पर जो ज्योतिष पीठ के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं विमुक्तेश्वरानंद जी, उनका और फिर निश्चलानंद जी जो हैं पूरी पीठ वाले, उनका भी बयान सार्वजनिक हुआ है। निश्चलानंद ने कहा कि मोदी जी जो है मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं ताली बजाता बैठा रहूंगा, तो वो तो मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर उनका मतलब विरोध जो है बड़ा तार्किक और शास्त्रोक्त है कि भाई जिस विधान से प्राण प्रतिष्ठा कभी भी होती है उन विधानों का छेद उड़ा दिया गया, उन विधानों से ये प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो हम नहीं जा सकते। अब इसको लेकर कांग्रेस ने भी अब ये फैसला ले लिया। सोनिया गांधी जो जाने वाली थी, खड़गे साहब जो जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सनातन और हिंदू विधान के खिलाफ इस प्रतिष्ठा हो रही है। तो बीजेपी वाले तो मतलब वो तो उनका तो बस चलेगा तो शंकराचार्य जी को भी शायद पाकिस्तान भेज दे या करे कोशिश। इस पूरी बातचीत, ये जो विवाद पूरा चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपका आकलन क्या, ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? जिस समय शंकराचार्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा की आलोचना करनी शुरू की थी, उस वक्त मैंने ये कहा था, और शायद नई परख के मंच पे भी कहा था, सॉरी शायद 4 PM के मंच पे भी कहा था कि ये कार्यक्रम जो अयोध्या में हो रहा है वो एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं, वो कोई जो वैष्णव धर्म के संस्कार होते हैं, उनकी जो आचार संहिताएं हैं, उनके आधार पर किया जाने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्रम है, और पिछले 100 साल से चल रहा जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है उसका चरम उत्कर्ष है जी। अभी तक का। हो सकता है आगे और भी बड़े उसमें उत्कर्ष आए, और भी बड़े उछाल आए उसके अंदर, लेकिन ये उसका आज तक का चरम उत्कर्ष है। इसलिए इसकी धार्मिक और धर्म विधियों के आधार पर आलोचना की जा सकती है, लेकिन उस आलोचना का इस कार्यक्रम के होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा जी। किसी को कोई प्रभावित नहीं होगा। जो लोग तय करके बैठे हैं कि उनको ये कार्यक्रम करना है, वो इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद ने और इस कार्यक्रम के संचालकों ने 2 तर्क दिए हैं। पहला तर्क उन्होंने दिया है कि भाई मंदिर का गर्भगृह बन गया है, और प्राण प्रतिष्ठा तो गर्भगृह में होती है, तो हम गर्भगृह करने जाने का मतलब है कि मंदिर बन गया पूरा, तो हम वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। और दूसरा तर्क जो दिया है वो चंपत राय का दिया हुआ है। उनका कहना यह है कि भाई नरेंद्र मोदी तो भगवान विष्णु के अवतार है। जब एक व्यक्ति को भगवान विष्णु का अवतार बता दिया गया है, तो उसके ऊपर वो नियम नहीं लागू होते जो मनुष्यों के ऊपर लागू होते हैं। ये सारे नियम तो हम लोगों पर लागू होते हैं। अगर लोग विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के साथ वहां पर बैठे, मंदिर पूरा बन जाए तब हम वहां पर जाएं, तो ये तो नियम हम लोगों पर लागू होते हैं। तो देखिए, एक प्रोटोकॉल है। नरेंद्र मोदी किसी ऐसे व्यक्ति को वहां पर नहीं बुलाना चाहते जो किसी भी तरह के प्रोटोकॉल में उनके प्रोटोकॉल को चुनौती दे रहा हो। इसीलिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, इसीलिए उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है। और अगर शंकराचार्य लोग गए वहां पे तो उनका धार्मिक स्तर बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा। यहाँ तक कि हो सकता है प्रधानमंत्री को उनके चरण छूना पड़े। बिल्कुल, हाँ, प्रधानमंत्री को उनके चरण, अगर चरण नहीं छुए जाएंगे तो शंकराचार्यों का अपमान हो जाएगा, वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोग अगर नहीं आए उस कार्यक्रम में, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सुविधा है। तो ये शंकराचार्यों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य अगर जाएं भी तो भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से उन्हें हतोत्साहित करेगी कि वो ना आए। नहीं, वो तो नहीं जा रहे हैं। मैं ये जानना समझना चाहता हूं आपसे कि इस देश में ये हिंदुत्व का, हिंदू धर्म की आस्था का निचोड़, मतलब उसको निचो कर एक्सप्लॉइट कर करके, वो अफीम चटा के, ये एक फेनेटिज्म फैला के
ही तो ये वो एक बहुत बड़ा एक वजह है बहुत बड़ी कि ये लोग यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं। तो जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जिसकी तादाद देश में 80% के आसपास बताई जा रही है, अगर उनके सबसे बड़े धर्माचार्य का इस तरह से अगर आप कहिए कि इग्नोर इनको किया जाए या तो इनको एक तरह से अपमानित किया जा रहा है, तो वो क्या लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी, और पहुंचेगी तो क्या होगा? देखिए, आप जिस भावना के तहत ये जिज्ञासा उठा रहे हैं, उस भावना से मैं सहमत हूँ। लेकिन समस्या ये है कि ये हिंदू नहीं, ये हिंदुत्ववादी कार्यक्रम है और इन दोनों बातों में फ़र्क है। सावरकर स्पष्ट रूप से अपनी हिंदुत्व वाली किताब में कहते हैं कि हिंदुत्व का उस हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है जिसकी एक खास आचार संहिता है, जिसकी एक खास पूजा पद्धति है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और हिंदू धर्म के मानने वालों को एक राजनीतिक एकता में बांधना हिंदुत्व का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पिछले 100 साल से पूरा करने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य सावरकरवादी और अन्य हिंदुत्ववादी लोग लगे हुए हैं। और उसमें आर्य समाज भी धीरे-धीरे, हालांकि पहले आर्य समाज तो बहुत आलोचना करता था सनातन धर्म की, लेकिन अब वो भी उसके अंदर उस आलोचना को भूलकर उसके अंदर वो शामिल हो गए। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको ध्यान होगा, शीतला सिंह की एक पुस्तक है अयोध्या आंदोलन के ऊपर। इसमें शीतला सिंह ने साफ तौर पर उस प्रकरण का जिक्र किया है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के गुरु जो थे महंत अवैधनाथ, जब उन्होंने वो और राम जन्मभूमि आंदोलन में ये तैयार हो गए कि राम जन्मभूमि के सवाल पर एक समझौता हो जाए, और अशोक सिंघल ने भी उसको हाँ कह दी, तो बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को कितना डांटा। बाला साहब देवरस ने कहा कि मैं तो समझता था कि तुम एक सीनियर स्वयंसेवक हो, वरिष्ठ स्वयंसेवक हो, और तुम अच्छी तरह इस बात को समझते होगे, लेकिन तुमने काफी मूर्खता का परिचय दिया इस पे हाँ करके। दरअसल तुमने राम जन्मभूमि आंदोलन और हिंदुत्व की पीठ में छुरा भोंका है। ये उन्होंने बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांटा और कहा कि इस आंदोलन को बंद करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे, क्योंकि इस आंदोलन जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा तब तक हिंदुओं में एकता की भावना इसके जरिए जोर पकड़ेगी, और जब तुम इस आंदोलन को बंद कर दोगे तो ये हिंदुओं को राजनीतिक रूप से एकताबद्ध करने का एक औजार हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो वो तो पूरी तरीके से जो 80 के दशक से ये आंदोलन चल रहा है, ये एक औजार है जिससे एक हिंदुओं को एक हिंदुत्ववादी एकता, हिंदूवादी नहीं, हिंदुत्ववादी एकता के बंधन में बांधा जाए उसको। और सामाजिक दृष्टि से देखिए, धार्मिक दृष्टि से कोई शैव रहेगा, कोई वैष्णव रहेगा, कोई शाक्त रहेगा, कोई आर्य समाजी रहेगा, कोई सनातनी रहेगा, अलग अलग संप्रदायों में, और उसमें सब लोग, कोई किसी अखाड़े का रहेगा, कोई किसी गुरु का रहेगा, वो सब होता रहेगा। लेकिन राजनीतिक रूप से कैसे इसके एक बड़े हिस्से को एकताबद्ध किया जाए, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें इतने लंबे प्रयास के बाद में ये लोग एक तरह से कामयाब भी हो गए। ये आज 45 से 50% हिंदुओं को अपने झंडे के तले एकजुट करने में सफल हो गए हैं। कम से कम अगर इस देश के 5-6 प्रदेशों को हटा दिया जाए तो बाकी और प्रदेशों में ये काम उन्होंने कर दिखा है। तो कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी का और खड़गे साहब का ना जाना, ये डिसाइड करना, ये निर्णय लेना कि नहीं जाएंगे, तो फिर वो कैसे इम्पैक्ट करता है कांग्रेस को? देखिए, उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन इस निर्णय को लेने में उन्होंने इतनी देर क्यों लगाई, मेरा प्रश्न ये है। उन्हें इस निर्णय को लेने में देर नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि शंकराचार्य तो काफी दिन से ये बात कह रहे हैं। देखिए, जो राजनीतिक नेता होता है, बड़ी कुशलता से देखता है कि उसके लिए क्या जाल बिछाया जा रहा है। उनको निमंत्रण देकर भाजपा ने एक जाल बिछाया, किस तरह इसको फंसाया जाए उनको। उस जाल से निकलने में उनको बहुत देर लग गई। शंकराचार्यों के वक्तव्य का ही सहारा लेकर ये लोग बड़े आसानी के साथ उस जाल से निकल सकते थे। बिल्कुल भाई, शंकराचार्यों ने जो कहा था उसको तुरंत इन्हें लपकना चाहिए था और कहना चाहिए था कि शंकराचार्य ही आपके इस कार्यक्रम को मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो उनसे बड़ी कोई हैसियत तो है नहीं हिंदू धर्म में, हम इस कार्यक्रम में आके क्या करेंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। शंकराचार्यों ने जिस हिम्मत के साथ में इस सत्ता के कार्यक्रम के साथ में अपने आप को जोड़ने से इनकार किया, पर शंकराचार्य उसमें जा सकते थे, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते या कोई कुछ भी नहीं कर पाता। शंकराचार्यों ने हिम्मत के साथ मना किया। कांग्रेस में हिम्मत देर से आई, उन्होंने बहुत देर लगा दी। अन्य विपक्षी दलों ने भी इसके अंदर बहुत देर लगा दी, और अभी भी बहुत से विपक्षी दल एक तरह के ऊहापोह में हैं
अब ये स्पष्टता नहीं है, जैसे कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आएंगे, लेकिन कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेताओं ने अभी तक मना नहीं किया है, जो वहां नहीं पर किया। 14 तारीख को ही पहुंच जाना चाहते थे। यहाँ हमारे गुजरात के जो तथाकथित जो नेता माने जाते हैं, अब तो वैसे वो उतने कोई बड़े बचे नहीं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत हैं, वो लोग भी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं इस जी जी निर्णय के बाद। जी जी। तो अभी तक सोनिया गांधी खड़गे नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे, लेकिन बाकी बाकी लोगों ने जो कहा था जाएंगे, उन्होंने अभी तक तो कहा नहीं कि हम अपनी बात वापस लेते हैं। तो वो दुविधा अभी भी जारी है, उस दुविधा से वो लोग निकल नहीं पाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दो बड़े अच्छे मुद्दे पर जो है अपना बहुत एक सटीक सा आकलन जो है हमारे दर्शकों के लिए दिया। ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे, प्रतिदिन देश की बात करेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत तो प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब थे, आपने सुना, देश की बात हम उनसे कर रहे थे। दो मुद्दे पे आपने बात सुनी, उनका जो विश्लेषण है वो सुना आपने। ये सुन के आपको क्या लगा, आप क्या महसूस करते हैं, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, वो आप जो हैं वो हमको, ये कमेंट बॉक्स दिख रहे हैं आपको, उसमें आप लिख के हमको जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, जो बातचीत कर रहे हैं, तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ये बातचीत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए आप सबकी मदद से। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आसपास के लोगों से करवाएं, यही आपसे एक अपील करते हैं अंत में हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।